जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंट परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ साथ पढ़ाई करोगे। तो आज के इस वीडियो हम लोग जो आपका क्लास 10 है, क्लास 10 का जो साइंस का कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारा साइंस का वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको हमारे प्रीतम एकेडमी चैनल पर जाएगा। चैनल से प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, क्लास 10 साइंस VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आपको एक मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। उसमें जाके इंटर कर जाएगा। वहाँ पे मैंने कई सारा वीडियो डाला हुआ है क्लास 10 के साइंस से रिकॉर्डिंग। तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आपका साइंस से डर खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो भी आपका उसी प्लेलिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन लेना आपको। ठीक है, लगा कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो भाई साहब याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके पास फोकस जो कि आपके पास f होता है, मुख्य फोकस बोलो या फिर बोलो फोकस दूरी जो f होता है। ठीक है, ये बोलना ज़्यादा सही होगा। और जो वक्रता त्रिज्या जो r है आपका, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता होगा जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी कि r बराबर में क्या होता है 2f होता है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। और अगर मैं सिर्फ फोकस दूरी की बात करूँ f की, तो f जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि f बराबर में r/2 होता है। तो ये दोनों में से कोई भी अगर आपको दिख जाए ऑप्शन में तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपको 2 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है f बराबर में r/2, ये वाला नीचे वाला आपको इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ पे अवतल लेंस की बात चल रही है, तो याद रख लीजिएगा अवतल लेंस में जो आपके पास फोकस होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा बात, क्योंकि उसका जो मुख्य फोकस होता है वो किधर होता है, इस दर्पण के इस साइड में होता है, जो कि साइड ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको याद होगा चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। और अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इस साइड होता है, जो कि आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसमें फोकस। चलिए, उस सब बात की बात है। तो हम चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। अब अपवर्तन के कितने नियम है आप लोग कमेंट करके बताइए। लिखा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपका आभासी और सीधा बनता है। बोले सर ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो भाई साहब आभासी को ही हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, तो बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। और जहां पे काल्पनिक लगता है वहाँ सीधा होगा ही। ठीक है, और समतल दर्पण में जितना बड़ा आपका बिंब होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, यानी समान साइज का बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है, या फिर बोलो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। 4 नंबर प्रश्न में लिखा है कि वाहनों के पक्षदृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वाहनों के पक्षदृश्य दर्पण के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पक्षदृश्य दर्पण की बात चल रही है, यानी कि हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण को मारेंगे। ठीक है, याद रख लिया बात। और अगर हेडलाइट की बात करते हैं तो हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण को मारते हैं। ठीक है, लिखा कि 5 नंबर में क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए हम लोग जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, पारदर्शी प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, परंतु मिट्टी का उपयोग कदापि नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए डी नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, काल्पनिक बोले या आभासी बोले सेम ही बात है। इन दोनों कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, तो ये नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। लिखा है कि 7 नंबर में यदि f का मान 12 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे f का मान फोकस दूरी दिया हुआ है जो कि आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 12 cm दिया हुआ है। और आपको पूछा है तब r का मान क्या होगा? तो r का मान पूछा तो आपको पता है कि जो r होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है, यानी कि r बराबर में 2f होता है। बस f का मान पुट कर दो, f का मान 12 रख दो, यानी कि 2 × 12 हो जाएगा, जो कि 24 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में और क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यानी कि डायरेक्टली सीधा 24 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वाहनों के अग्रदीर्घ दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया था? थोड़ी देर पहले बताया था अग्रदीर्घ दर्पण को ही हम लोग अग्रदीर्घ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेडलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, इसलिए आपके पास ये नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। पूछा है अवतल लेंस किसका बात कर रहा है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में हम लोग सिर्फ 2 जगह पे रख सकते हैं वस्तु को। जिस प्रकार से अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में हम लोग उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 जगह पे रख सकते हैं, उसी प्रकार से लेंस में हम लोग अवतल लेंस में सिर्फ 2 जगह पे रख सकते हैं, और दोनों को दोनों जगह पे हम लोग क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अगर अवतल लेंस पूछता तो भी मारते आभासी तथा सीधा, क्योंकि 2 कंडीशन बनता है, दोनों कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है। और अगर आपका उत्तल दर्पण पूछ देता तो भी हम लोग 2 कंडीशन में ही सिर्फ बनता है आपका प्रतिबिंब, और वो दोनों का दोनों आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। चला आगे बढ़ता, लिखा कि डायोप्टर मात्रक है। तो डायोप्टर जो होता है वो फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का या विभेदन क्षमता का? तो भाई साहब लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग
शक्ति भी बोलते हैं, लेंस की शक्ति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास 11 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा। यहाँ पे 2D क्षमता यानी कि जो आपके पास P बराबर में 1/f होता है, जो कि आपका एक फॉर्मूला होता है। P मतलब होता है लेंस की क्षमता, लेंस का पावर, शक्ति। ठीक है, और वो होता है 1/f यानी कि फोकस दूरी है। यहाँ पे f बराबर फोकस दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो P का वैल्यू आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, क्योंकि P को D से दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2D लिखा हुआ है। 2 बराबर में 1/f हो गया। अब यहाँ से f निकालना है तो दोनों को पलट दो, तो आपके पास f बराबर में हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, और ये मीटर में आएगा, क्योंकि जो f जो होता है इस फॉर्मूला में पहले से ही मीटर में होता है। ठीक है, पर ऑप्शन में सभी सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको 0.5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको 100 से गुना कर दो तो आपके पास 50 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन लेकर आया है कि आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंखों के रंगीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और आइरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, परिनय। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने थोड़ा तो बता ही दिया, पूरा आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। ठीक है, लिखा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है, तो मानव में जो रेटिना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं, यहीं पे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बनता है। लिखा कि दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे देख लो, आपके पास क्या है कि एक आपके पास अभिकारक है, ये टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो मुझे देखकर तो लग रहा है, हाँ, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे जिंक एगो, इधर भी जिंक एगो है, यहाँ पे कॉपर एगो, यहाँ पे कॉपर एगो, यहाँ पे एस एगो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन गड़बड़ी है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक कि कॉपर जो आपके पास लेड ऑक्साइड है, वो कॉपर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव देन होता है, क्योंकि उससे कम अभिक्रियाशील है आपके पास लेड से। ठीक है, पर फिर भी अगर मान लो कि इसको मैं सच मान लूँ, तो भाई साहब यहाँ पे तब यहाँ पे CO नहीं होता, यहाँ पे CuO होता। ठीक है, तो चलो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास Cu जो है, इधर जाके इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यानी Cu का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और अपचयन किसका हो रहा है, PbO का हो रहा है, क्योंकि PbO से यहाँ पे सिर्फ Pb बना है, यानी कि ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो क्योंकि भाई साहब उपचयन में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, यानी ऑक्सीजन हट जाता है, जो कि यहाँ पे PbO में जाहिर सी बात है कि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा और PbO हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन लिखा कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया कारण होता है। विकृत गंधिता पूछे या संचारण पूछे, वो उपचयन अभिक्रिया कारण होता है, यानी कि ऑक्सीजन के एडिशन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। लिखा 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चूने से सफेदी करते समय चूने में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो भाई साहब सबको पता है कि चूने में अगर हम लोग पानी डालेंगे तो भाई साहब क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा खोलने लगता है, गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब उसमें उष्मा छिपी अभिक्रिया होती है, साथ ही साथ संयोजन अभिक्रिया होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा CaO को जब आप लोग H2O से रिएक्ट कराओगे, यानी कि जब आप लोग चूना में जब जल को डालोगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaO माने CaOH का होल 2 बनता है। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया हो रही है, साथ ही साथ उष्मा भी निकल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी संयोजन अभिक्रिया। 19 नंबर के प्रश्न लिखा है कि लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें कौन सा हो रहा है कि इसमें हम भाई साहब इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपके पास आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दे रहा है, और क्या कर रहा है कि आयरन सल्फेट के साथ जाके बैठ जा रहा है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज बोलो, फिनोल्फ्थालीन बोलो या मिथाइल बोलो, ये सब क्या है, संश्लेषित है, परंतु लिटमस जो होता है ये क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी बात है, अगर लिटमस पत्र लाल हो रहा है किसी विलयन के कारण, तो वो विलयन जरूर अम्ल होगा, तभी ना वो लाल को लाल बना देता है, अम्ल लाल बना देता है। और अगर नीला बन रहा है यानी कि वो क्षार होता है, तो यहाँ पे जो अम्ल नहीं होगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो HCl तो अम्ल है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये बी नंबर में भी नहीं होगा। HNO3 ये भी अम्ल है, ये भी नहीं हो सकता। ये जो आपके पास CH3COOH ये भी आपके पास अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। परंतु ये
जो ग्लूकोज हो जाएगा जिसका पीएच मान करीबन 7 होता है, ये उदासीन होता है, तो इसीलिए यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 22 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टल का जल मौजूद है। तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के पिछुआ में आपके पास जल लटका हुआ है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया था। तो अग्निशामक यंत्र में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जो कि बी नंबर का ऑप्शन, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया था शायद कल रात वाला वीडियो में। क्वेश्चन था वहाँ पे कि आपके पास क्वेश्चन आपके पास था कि क्वेश्चन में था कि कठोर जल को मृदु करने के लिए हम लोग किस लवण का उपयोग करते हैं। तो भाई साहब कठोर जल को मृदु करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जो कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए था उसमें। ठीक है, पर मैंने गलती से क्या कर दिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मार दिया था, जो कि आपका डी नंबर का ऑप्शन था, तो उसको सुधार लीजिएगा। बाकी मैंने कमेंट में कल ही मैंने कर दिया था। ठीक है, बाकी आप लोग अगर कमेंट भी आप लोग देख लिया करना, ठीक है, बढ़िया होता है। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों। तो भाई साहब जल की अनुपस्थिति में ना ही आपका कोई अम्ल गुण प्रदर्शित करेगा, ना ही कोई क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अगर अम्ल है तो वो H+ आयन नहीं दे पाता है, और अगर क्षार है तो वो OH- नहीं दे पाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H+ आयन उपस्थित नहीं रहते, इसलिए बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 25 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है, तो वो पदार्थ कौन सा पदार्थ अम्ल होगा। तो भाई साहब अम्ल वही होगा जिसका pH मान 7 से कम होगा। 7 से ज्यादा वाला क्षार होता है, और जो 7 होता है उसका pH मान वो जो होता है उदासीन होता है। तो 7 से कम किसका है, तो भाई साहब देख सकते हो ए का, जो कि 2 है, तो भाई साहब इसीलिए ए नंबर के ऑप्शन में जो ए दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में आता है कि इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है। देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताने वाला, मैंने कल या परसों का आज ही के साथ मैंने एक वीडियो डाला था, या तो फिर उसके कल रात वाला वीडियो में था। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 27 नंबर के प्रश्न में पाया है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव क्रम में होती है। तो भाई साहब उत्सर्जन में होती है। ठीक है, तो इसलिए सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 28 नंबर के प्रश्न पर आइए। 28 नंबर प्रश्न में लिखा कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन जो आपका निकलता है ना, वो जल के कारण निकलता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जल के कारण निकलता है, और जो ग्लूकोज में आपका जो ऑक्सीजन बनता है ना, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए बात, फिलहाल जल याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, 29 नंबर के प्रश्न पर आता लिखा है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है। याद रख लीजिएगा बात, मृतजीवी पोषण जैसे कि आपका कवक वगैरह हो जाता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, परजीवी पोषण जैसे कि अगर मैं बात करूँ अमरबेल वगैरह हो गया। अच्छा, लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते लिखा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में हमारा टाइलिन पाया जाता है, जो कि ए नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को कवर कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग और कई सारा मैं वीडियो आपको करा दूंगा, दे दूंगा, इसके बाद आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अब बाकी जो मेरा पहले वाला सेट में जो मेरा एक क्वेश्चन गलती हो गया, तो उसमें कोई माइनर में नहीं गौर नहीं कीजिएगा, गलती सबसे होता है। ठीक है, पर मैंने सुधार दिया ना, चलो कोई ठीक है नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।